गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल के अंतर्गत यूनिट थर्ड में इंडस्ट्रियल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम नया सेक्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। देखिए, ट्रांसपोर्ट इज़ अ सिस्टम इन विच पैसेंजर्स एंड गुड्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा यात्री और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। परिवहन विकास का आधार है और किसी भी देश की परिवहन व्यवस्था उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन होती है। ट्रांसपोर्ट रूट्स आर द बेसिक इकोनॉमिक आर्टरीज ऑफ द कंट्री। कहा जाता है कि देश की आर्थिक धमनियां हैं परिवहन के मार्ग। And development of cheap and efficient means of transport is necessary for the progress of a large and developing country like India. भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए सस्ते और कुशल परिवहन के साधन विकसित करना बहुत आवश्यक है। देखिए, किसी भी देश की द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन अ कंट्री इज़ अ मेजर ऑफ इट्स प्रोग्रेस। किसी भी देश के विकास को मापने का एक तरीका ये है कि कितनी मात्रा में उसका ट्रैफिक मूव कर रहा है, गतिशील हो रहा है। एंड transport system plays a major role in national economy and provides a very important link between production and consumption. उत्पादन और उपभोग के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। India is a vast country with long distances from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and from Kandala in the west to Kohima in the east. It has very natural resources of great diversity. In India, India has great diversity also in economic, social, cultural, and ethnic structure. A well knit transport system is essential to bring about unity in diversity in the Indian fabric. भारतीय तंत्र में ये कहा जाए कि विविधता में एकता को पिरोने का सूत्र यहाँ का परिवहन तंत्र हो सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना विशाल देश जो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में कांदला से पूर्व में कोहिमा तक विस्तृत है, जहाँ न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों अपितु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रजातिगत संरचना में भी विविधता दिखती है, तो एक अच्छा सा बुना हुआ परिवहन तंत्र देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें सभी तरह के तंत्र सम्मिलित हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस आर अवेलेबल इन इंडिया। भारत में सभी प्रकार के परिवहन की श्रेणियाँ उपलब्ध हैं, रेलवे की, सड़कों की, जल मार्गों की, वायु मार्गों की और पाइपलाइंस की। तो सबसे पहले हम जिस परिवहन के साधन की को लेते हैं उसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं रेलवेज़ को। इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द कंट्रीज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। भारत के आंतरिक परिवहन तंत्र का एक अभिन्न अंग है जो सवारी और माल यातायात दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेल परिवहन द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के विकास और विस्तार में सहायता मिलती है क्योंकि कच्चा माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक और ईंधन के व्यापक संचालन को ये व्यवस्था संभव बनाती है, बाज़ार के एकीकरण में सहायक होती है, विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के आदान प्रदान में सहायक बनती है। लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से ये आदान प्रदान संभव हो पाता है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 71,000 मील यानी 1,15,000 किलोमीटर है, जो एशियाई देशों में सर्वाधिक है और विश्व के देशों में द्वितीय स्थान पर है। भारत में रेलवे के कुल 7,112 स्टेशन हैं।
यदि हम इंडियन रेलवेज़ के डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करें तो द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपनड फॉर पब्लिक tariffs on 16th April 1853 between Mumbai and Thane over a distance of 34 kilometer. 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के 34 किलोमीटर के मार्ग में पहली रेल लाइन का विकास हुआ. दिस लाइन वॉज एक्सटेंडेड टू कल्याण ऑन 1st May 1854 एंड टू खोपोली ऑन 12th May 1856. इसी का फिर आगे विस्तार भी हुआ. देन 1854 में कल्याण तक और फिर 1856 में खोपोली तक. Meanwhile, the construction of the railway lines was going on its eastern part of the country, and the first section of the East Indian Railway from Howrah to Hooghly, a distance of 37 kilometers, was inaugurated on 15th August 1854. तो 1854 में कोलकाता से रानीगंज पहला यानी हावड़ा टू हुगली ए डिस्टेंस ऑफ 37 किलोमीटर का ईस्टर्न रेलवेज के अंतर्गत डेवलप हुआ. इसके बाद लाइन फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद वॉज ओपनड इन 1859. 1859 में कानपुर से इलाहाबाद लाइन विकसित हुई एंड द हावड़ा खाना राजमहल सेक्शन वॉज completed in 1860. Mughal also appeared on the railway map of India in 1862. 1862 में मुगल सराय एक भारत के रेलवे मानचित्र पर उभरा. In 1860, the Kanpur-Etawah section was opened to tariff, and between 1862 and 1866, all the gaps between Howrah and Delhi were filled. तो हावड़ा और दिल्ली के बीच जितने भी गैप्स थे उसे भर दिया गया. कानपुर इटावा सेक्शन 1860 में प्रारंभ हुआ. The southern part of the country did not lag behind and got its first 105 kilometer long railway line from रोयापुरम टू आरकॉट in 1856. दक्षिण भारत में भी 1856 में 105 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन रोयापुरम से आरकॉट तक बिछाई गई. This line was extended to near Calicut on the west coast in 1861. और जोलारपेटी बेंगलोर कैंटोनमेंट सेक्शन जो है 1864 में खुला. फिर 1870 में the all rail route between कोलकाता एंड मुंबई started. कोलकाता और मुंबई के बीच सारे रेलवे रूट स्टार्ट हुए. फंक्शनिंग द मेन लाइन फ्रॉम मुगल सराय टू लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है वो पूरा हुआ. 1871 में मुंबई चेन्नई रूट भी खुला और ये छोटा सा स्पैन था 18 साल का जिस 1853 से 1871 के बीच. तो भारत की जो महत्वपूर्ण सिटीज़ थी वो रेल से कनेक्ट कर गई. द टोटल रूट किलोमीटरेज इन 1870 was 7,680 kilometer, which rose to 39,834 kilometer by a turn of 19th century. इसके बाद 1947 इंडियन रेलवेज उस समय कंसिस्टेड ऑफ 65,217 किलोमीटर जिसमें से 10,523 किलोमीटर जो है पाकिस्तान में चला गया और 54,694 किलोमीटर भारत में रह गया. यदि हम आज की बात करें एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया and the fourth largest in the world after the USA, Russia, China. But India tops world's leading countries with regard to passenger per kilometer carried. प्रति किलोमीटर यात्री ले जाने की दृष्टि से भारत सर्वोच्च स्थान रखता है. It is the largest public sector undertaking of the country, comprising a vast network of 6,906 stations spread over a route length of 63,122 किलोमीटर में फैला हुआ.
भारतीय रेलवे का जो विकास है वो अपने आप में बहुत सुगठित और विकसित कहा जा सकता है। अ, एक 13 अप्रैल 2005 को एक दूसरी 55 किलोमीटर लंबी रेल रूट लेंथ जम्मू और उधमपुर के मध्य स्थापित हुई, और जिसका जो बिल्ट कॉस्ट था वो था 600 करोड़। और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ₹3500 प्रोजेक्ट ऑफ 344 किलोमीटर रेल लाइन कनेक्टिंग जम्मू तवी टू बारामूला वाया कटरा, काजीगुंड एंड श्रीनगर। तो भारत में रेल मार्गों की 3 श्रेणियां हैं। यहाँ पे ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ये श्रेणियां हैं। ये वर्गीकरण रेल लाइंस की चौड़ाई के आधार पर होता है। ब्रॉड गेज जो है वो 1.675 मीटर चौड़ा होता है। मीटर गेज जो है वो 1 मीटर चौड़ा होता है, और जो नैरो गेज है वो 0.762 मीटर से 0.610 मीटर चौड़े होते हैं। तो वर्तमान में ब्रॉड गेज रेल लाइंस का सर्वाधिक विस्तार है, जो 1,08,500 किलोमीटर लंबाई में है, और कुल रेलों की लंबाई का 94% है। जो मीटर गेज रेल लाइंस हैं वो 5,000 किलोमीटर की लंबाई में हैं, जो कुल रेल लाइंस का 4% है। जबकि जो नैरो गेज लाइंस हैं वो केवल 1,500 किलोमीटर लंबी हैं, जिसमें कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सम्मिलित हैं। देखिए, गेज इज़ द नेम गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द पेयर ऑफ रेल्स इन द ट्रैक पे जो अंदर के फेसेस हैं रेल्स के, उनके बीच के डिस्टेंस को गेज कहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ये हमारे 3 श्रेणियां जो हैं प्रचलित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में रेलवे जोन्स की। तो रेलवे जोन्स की बात करें तो भारतीय रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से लगभग 16 रेलवे खंडों में विभक्त किया गया है। 16 रेलवे खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें जो मध्य रेलवे हैं सेंट्रल रेलवे, उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई CST। देन ईस्टर्न रेलवेज़, जिसका हेडक्वार्टर्स है कोलकाता। देन नॉर्दर्न रेलवेज़, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है मालीगांव, गुवाहाटी। देन सदर्न रेलवे, हेडक्वार्टर चेन्नई। देन साउथ सेंट्रल रेलवे, हेडक्वार्टर सिकंदराबाद। देन साउथ ईस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर कोलकाता। वेस्टर्न रेलवेज, जिसका हेडक्वार्टर है चर्च गेट मुंबई। देन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। देन ईस्ट कोस्ट रेलवेज, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। देन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद। देन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर जयपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, बिलासपुर। देन साउथ वेस्टर्न रेलवे, हुबली। देन वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर। यदि हम इनको देखें तो नॉर्दर्न रेलवेज़ में जो रेलवे डिवीज़न्स हैं वो है दिल्ली, अंबाला, फिरोज़पुर, लखनऊ।
एनआर मुरादाबाद। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अलीपुरदुर, कैथियार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया। ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा, सीलदा, आसनसोल, मालदा। साउथ ईस्टर्न रेलवे में अदारा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची। इसके अलावा देखिए हम इनकी लेंथ देखिए, सेंट्रल रेलवे जो 4101.63 किलोमीटर लंबी है। देन कोंकण रेलवे नवी मुंबई जो 741 किलोमीटर लंबाई रखती है। देन नॉर्दर्न रेलवे एनआर 6968। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 3151 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज 3667। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 3948 किलोमीटर्स। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 5459 and Eastern Railway 2414. East Central Railway 3628 meters. East Coast Railway 2204 kilometers. Southern Railway 5079 kilometers. South Central Railways 3127 kilometers. Southeastern Railway 3496 kilometers. Then Southeastern Railway 2631 kilometers. Southeast Central Railways SECR 2447 kilometers. Southwestern Railways SWR 3566 kilometers. Western Railways WR 6182 kilometers. West Central Railway 2965 kilometers. Kolkata Metro Railway MTP 33.02। देखिए भारत में इंडियन रेलवेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम चार प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। एक तो द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं वहाँ पे डेंस नेटवर्क है रेलवेज़ का, अमृतसर से हावड़ा तक। अमृतसर से हावड़ा तक डेंस नेटवर्क है। उसका कारण है प्लेन एरिया, जो कि बहुत सूटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए भी, रेलवेज़ के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईली डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन है इस क्षेत्र में। तो वो रेलवेज़ के डेवलपमेंट को उसने हेल्प की है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ फ्यू फोकल पॉइंट्स हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, मुगलसराय, लखनऊ, आगरा, पटना। And Delhi is the main point from where railway lines radiate in all directions for political, administrative, and economic regions. As we know, Delhi is connected with major ports like Mumbai, Kolkata, Howrah, and Chennai through superfast trains. उसके बाद हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटो की। देखिए, the whole of peninsular plateau has hilly and plateau terrain which hinders the development of railways. जो पठारी क्षेत्र है उस वजह से एक अवरोध पैदा होता है रेलवेज़ के डेवलपमेंट में। अच्छा, जो जनसंख्या घनत्व है वो मध्यम है, उसका वितरण मध्यम है। और इन्हीं कारणों से सौराष्ट्र और तमिलनाडु और के मध्य और इस तरह से कुछ ट्रंक रूट्स हैं जो क्रॉस करती हैं पेनिनसुला को, जैसे बिटवीन मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोच्चि, चेन्नई दिल्ली, मुंबई कोलकाता, चेन्नई हैदराबाद, मुंबई तिरुवनंतपुरम, इस तरह से डेवलप हो पाई हैं। अब हम बात करें हिमालयन रीजन की, तो रेलवेज आर कॉन्स्पिशियस बाय देयर एब्सेंस इन द हिमालयन रीजन, द रग्ड टेरेन, हिल एंड वैली टोपोग्राफी,
घाटी स्थलाकृति पहाड़ी क्षेत्र और ऊबड़ खाबड़ ट्रेन होने से, बैकवर्ड इकोनॉमी होने से, जनसंख्या के विरल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे रेल नेटवर्क भी बड़ा स्पार्स है, विरल है। और सिर्फ 3 नैरो गेज रेलवे लाइंस हैं हिमालयन रीजन में, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कालका शिमला, पठानकोट कांगड़ा एंड सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। और कालका शिमला रेलवे जो है वो 1903 में डेवलप हुई थी। और इसके अलावा भी जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवेज़ हैं वो 82 किलोमीटर लंबी है और 1878 में क्रिएट हुई थी। तो कोई रेलवे लाइन नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तो दीज एरियाज हैव रफ टेरेन कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरे हुए, इकोनॉमी का बैकवर्ड होना, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे देखा जा सकता है यहाँ पे रेलवे डेवलपमेंट पे। जैसा कि हमने बात की, जम्मू तवी उधमपुर रेलवे लाइन भी लगभग अभी कुछ साल पहले रिसेंटली शुरू हुई इस क्षेत्र में, उस दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की। There is a distinct contrast in the rail network between eastern coastal plains and western coastal plains. पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के रेल नेटवर्क की बात करें तो दोनों में मतलब कहें कि विशिष्टगत विषमता देखने को मिलती है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी बड़े हैं, दे आर क्वाइट वाइड एंड परमिट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। इस कारण से रिजल्ट ऑफ विच देर इज़ अ लॉन्ग ट्रंक रूट अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई, but such a route has been eluding the western coastal plains since long. This is due to the structure and relief of the area. The outcrops of the western ghats are very close to the coast, especially near Goa, and make the construction of railway lines a difficult task. तो पूर्वी तटीय मैदान का अत्यधिक विस्तृत होना एक जहाँ प्लस फैक्टर है, वहीं वेस्टर्न घाट्स का बहुत करीब होना कॉस्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। द completion of Konkan railway line from Roha to Mangalore is a dream come true, and it passes through several tunnels and over numerous bridges. This line has the longest tunnel in the country, 6.5 kilometer long, about 23 kilometers south of Ratnagiri. सबसे लंबी टनल रखती हुई लाइन है ये, एंड ये सबसे बड़ी लाइफ लाइन बन गई है कोंकण रेलवे लाइन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। और द टोटल सेविंग इन ट्रैवल डिस्टेंस इज़ मैंगलोर मुंबई 1050 किलोमीटर, मैंगलोर अहमदाबाद 1218 किलोमीटर, मैंगलोर दिल्ली 707 किलोमीटर और कोच्चि मुंबई 437 किलोमीटर। तो हमने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि क्या कारण है इस विषम रेलवेज के वितरण का, रेलवे लाइंस के वितरण का। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं इंडियन रेलवेज को। देखिए नॉर्दर्न रेलवेज इज़ वन ऑफ द 9 रिमोट जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज, and it is also the substantial grid having a route of 6,807 kilometers. अच्छा, जो सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग वैगन है इंडिया में वो है फेरी क्वीन, जिसे 1855 में खोजा गया, और ये सबसे बड़ी स्टीम मोटर है वर्ल्ड की। न्यू दिल्ली से भोपाल चलने वाली जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है, जो 91 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चलती है। और जो दिल्ली आगरा स्ट्रेच है उसमें ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती है। जो नीलगिरी एक्सप्रेस है वो सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन है और उसकी औसत गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जो विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4223 किलोमीटर, वो लॉन्गेस्ट स्प्रिंट है इन केस ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, नागपुर और अजनी फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट पाथ लोकेटेड जस्ट 3 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेन सर्विसेज की बात करें तो
और त्रिवेंद्रम निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस is the topmost rank as it advances at a stretch of 528 kilometers between Vadodara and Kota, which is a continuous railway non-stop express. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे की क्या क्या महत्व है। देखिए, ये चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है और बहुत कन्वीनियंट है, बहुत जिसे कहें मतलब सुविधाजनक है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। और इनके द्वारा विभिन्न उद्योगों का विकास जो है वो तीव्र हुआ है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में, या जूट इंडस्ट्री कोलकाता में, या झारखंड में जो कोयला उद्योग है वो संभव हो पाया इस लंबे रेलवे नेटवर्क्स के द्वारा, कच्चे मालों और दूसरी सुविधाओं के सप्लाई के द्वारा, आपूर्ति के द्वारा। इसके अलावा बात करें कि एग्रीकल्चर, भारतीय जो कृषि है उसको भी रेलवे ने विस्तार दिया है। अब जो किसान हैं वो डिस्टेंट प्लेसेस पर, दूरस्थ स्थानों पर भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। Railways are also helpful in removing isolation between cities and countryside. जो पहले एक एकाकीपन था दूरस्थ स्थानों के बीच, उस गैप को रेलवेज ने कम किया है। नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकत्व है, उसमें वृद्धि हुई रेलवे लाइंस के विकास के द्वारा। नेचुरल कैलामिटीज़ के समय इंडियन रेलवेज अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, रेस्क्यू करने में, रेस्क्यू टीम्स भेजने में, रिलीफ फंड्स भेजने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो मैन मेड कैलामिटीज़ होती हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस, इंसर्जेंसी, उसमें भी पुलिस को भेजना, ट्रूप्स को भेजना, डिफेंस को भेजना, इक्विपमेंट्स को भेजना की दृष्टि से इंडियन रेलवेज़ का महत्वपूर्ण रोल होता है। विभिन्न जो हिंटरलैंड्स हैं, पृष्ठभूमियाँ हैं, उनको मेजर पोर्ट्स से कनेक्ट करने में इंडियन रेलवेज़ अपनी भूमिका निभाती है, जो एक तरह से ब्रिटिश लेगेसी है जिसको वो अभी भी लेकर चल रही है। जो सुपरफास्ट ट्रेन्स का नेटवर्क बढ़ा, उसने भारत में कुछ शहरों को बहुत महत्व दिया है। और जो बल्की मटेरियल है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, अयस्कों, उनको ले जाने में इंडियन रेलवेज़ का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। Although Indian Railways have progressed a lot, but quantitatively and qualitatively during the last few years, the system is still blocked by a number of problems which require immediate attention. A lot has been done, but a lot more is yet to be done. Some of the major problems faced by the Indian Railways are briefly we can discuss. Number one, safety. जो रैपिड इंक्रीज़ हुआ है यात्रियों का और माल का, उसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, और जिसने एक तरह से एक जो मेजर एक्सीडेंट्स, उन्होंने एक भय का वातावरण पैदा किया रेलवेज़ के प्रति। On an average, the railways report 20 major collisions, 350 derailments and around 80 level crossing accidents in a year. तो उसकी वजह से एक असुरक्षा की भावना जनरेट हुई। नंबर 2, कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्रॉब्लम्स। जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके अंतर्गत इंडियन रेलवेज़ क्रॉनिक फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करती है। The annual rate of increase in cost has overtaken that of revenues during the last few years. A study of railways finance from 98 to 2004 reveals that the revenues increased at an average annual rate of 8.7% against the 9.65% average annual growths in costs.
जिसकी वजह से लो लेवल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, स्टाफ वेजेस और जो है लीज चार्जेस बढ़ जाते हैं, जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अच्छा, स्लो डाउन, रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी स्लो डाउन आ गया है। सोशल बर्डन की बात करें तो एक तरह से हम कहें कि इंडियन रेलवेज हैव टू प्ले ड्यूअल रोल ऑफ रेवेन्यू अर्निंग एज वेल एज मीटिंग द सोशल ऑब्लिगेशंस. On one hand, the railways are seen as a commercial organization, and on the other hand, it is treated as a social organization which must perform its social obligations. There are several social obligations on the railways which are always running below cost. जैसे suburban passenger services जो हैं, और concessional freight movement हैं, particularly to remote and inaccessible areas. तो एक तरह की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है इंडियन रेलवेज को। ठीक है, इसके अलावा सफाई संबंधी समस्याएं और पॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं हैं, तो वो भी इंडियन रेलवेज़ को परोक्ष रूप में प्रभावित करते हैं।